हेलो एवरीवन। आज हम सेकेंड ईयर में होम मैनेजमेंट का एक नया चैप्टर करेंगे जो है बचत या सेविंग्स। ठीक है, क्या इम्पोर्टेंस है सेविंग्स की और कौन से फैक्टर्स हैं जो सेविंग को जो है प्रभावित करते हैं, और सेविंग या बचत की परिभाषा। ठीक है, तो सेविंग क्या है, जैसे कि हम आम भाषा में जानते हैं कि सेविंग हम सब लोग कहते हैं कि बचत करिए, है ना, बचा के चलिए फ्यूचर के लिए, क्योंकि बचत जो है वो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती है। बचत जो है वो इकोनॉमिकल सिक्योरिटी जो है हमें प्रदान करती है या एक परिवार को प्रदान करती है। ठीक है, अब बचत होती क्या है? बचत क्या है कि आय, जो भी टोटल आय है, हमने इनकम पढ़ा था, है ना, जो भी फैमिली की टोटल इनकम है उसमें से अगर हम व्यय को माइनस कर दें, यानी जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको निकालने के बाद में, उसको एक्सपेंडिचर को करने के बाद में जो भी अमाउंट बचता है उसी को हम क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। ठीक है, और बचत जो है वो बेसिकली ग्रॉस एंड क्रेंडल ने क्या कहा है? ग्रॉस एंड क्रेंडल जो है उनकी एक बुक है मैनेजमेंट के ऊपर, बहुत निकल एंड डॉसी है जैसे ग्रॉस एंड क्रेंडल हैं, ठीक उसी तरह से तो उन्होंने ये कहा है कि बचत का मुख्य उद्देश्य परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना होता है। ठीक है, बचत हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें एक आर्थिक सुरक्षा जो है वो प्राप्त हो, है ना। आर्थिक सुरक्षा की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि जब भी कभी ऐसा कोई फेज़ होता है, एकदम अचानक से कोई इमरजेंसी आ जाती है, या फ्यूचर में किसी का रिटायरमेंट है, या कोई और जो है, बहुत सारे ऐसे कारण अभी हम पढ़ेंगे जिसके लिए कि बचत की आवश्यकता रहती है। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद में भी जब पूरी अर्निंग नहीं होती है तो उस समय भी जो है उसके लिए आवश्यकता रहती है आपको, अगर आपने बचत किया है टाइमली, है ना। बहुत बड़े बड़े जो एक्सपेंडिचर होते हैं हमारी लाइफ के, कि बच्चों की शादी, एजुकेशन, मकान बनाना, इन सब के लिए जो है हमें बचत की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब एक और वर्ड है, दो वर्ड्स हैं, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं जिससे हमें आइडिया हो जाए एक्चुअली बचत क्या है। बचत और संचय या सेविंग और होर्डिंग। ठीक है, बचत और संचय में डिफरेंस क्या है? बचत इज बेसिकली जब आपने जो भी आपकी टोटल इनकम में से जो भी एक्सपेंडिचर होना था वो आपने कर दिया, और उस एक्सपेंडिचर के बाद में जो अमाउंट बचा, एक तो होता है कि हम उसको बचे हुए अमाउंट को जो है इकट्ठा करके अपने घर में कहीं पर रख दें, है ना, अपने लॉकर में रख लें, कहीं पर भी उसको रख दें, और जिससे कि होर्डिंग के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो आपका पैसा है एज इट इज़ रहता है, वो बढ़ता नहीं। ठीक है, आपने बस संचय कर लिया, उसको संभाल कर रख दिया। वेयर इज बचत जो है, बचत करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम अपने पैसे को, जो कि हमारा बचा है, उसे हम अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के अंदर जो है लगाते हैं। बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, है ना, जैसे शेयर्स हो गए। तो इसके अंदर हम जब अपना बचा हुआ पैसा लगाते हैं, अपनी बचत को लगाते हैं, तो ये पैसा जो है आगे मल्टीप्लाई होता है, और अपनी जो है इसकी जो क्वांटिटी है, आपकी पैसे का जो अमाउंट है वो इससे बढ़ता रहता है। तो ये दो शब्द हैं। पहला क्या है? बचत, जिसमें कि आप किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में, है ना, या बैंक, पोस्ट ऑफिस, या उसमें अपने पैसे को लगा रहे हैं जहाँ पर कि वो पैसा बढ़ रहा है। और दूसरा शब्द है संचय, अंग्रेजी में इसे कहते हैं होर्डिंग। ठीक है, जिसमें कि आप बचे हुए पैसे को केवल कहीं पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो पैसा उतना का उतना ही रहेगा, और इस पैसे को आपने संचय कर कर एक स्थान पर रख दिया है, या अपने घर में आपने इसका संचय कर लिया। तो जो इन दोनों में से अगर हम देखें तो हम समझ ही पा रहे हैं कि इनमें से जो बचत है वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि जो बचे हुआ पैसा है वो अपने आप की ग्रोथ करता है, वो अपने आप में बढ़ता रहता है। तो जैसे आपने बैंक में पैसे को डिपॉजिट कराया, एफडीज ली, है ना, या आपने कोई जो है अपना एक अकाउंट खोल के इसमें डाला, तो उसमें जो पैसा है उसमें आपका पैसे के ऊपर आपको बैंक जो है वो ब्याज देता है। पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके अंदर आप पैसा जब जमा कराते हैं तो आपको जो है उसके ऊपर ब्याज जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मिलता है या कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है अगर आप कुछ सालों के लिए करते हैं, तो इससे आपके पैसे में वृद्धि होती है। तो ये दो चीज़ों का कॉन्सेप्ट हमें जो है वो क्लियर हो गया।
अब हम देखेंगे कि बचत के मुख्य महत्व और आवश्यकताएं क्या हैं, हमें क्यों बचत करनी चाहिए। ठीक है, बचत क्यों करनी चाहिए हमें। सबसे पहला है आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए या आकस्मिक आवश्यकताओं हेतु। ठीक है, कभी भी ऐसा होता है, हम सब जो है जानते हैं कि कोई इमरजेंसी आ गई, कोई बीमारी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई अचानक से कुछ ऐसी चीज़ हो गई जिसको हमें रिपेयर करना पड़ रहा है, या कुछ एकदम से कोई खर्चा आ जाता है, तो उस ऐसी आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, जिसको कि हमने सोचा नहीं था या हमने पहले से प्लान नहीं किया था, उनकी पूर्ति करने के लिए हम जो है वो बचत करते हैं। ठीक है, दूसरा है धनोपार्जन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर। ठीक है, हम सब लोग जो है ये हमेशा प्लान करके चलते हैं कि इन केस जो अर्निंग मेंबर है अगर उसको कुछ हो जाता है तो फैमिली का क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग आपने देखा होगा बीमा कराते हैं ना, अलग अलग, अपनी गाड़ी भी लेते हैं तो भी उसका बीमा कराते हैं, इंसानों का भी बीमा जो है हम करवाते हैं, जिससे कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति की जो कि अर्निंग मेंबर है फैमिली का, जो कि आर्थिक जो है परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है कल को, तो उसके स्थान पर फैमिली की आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार से होगी। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी हम लोग सेविंग्स करते हैं। ठीक है, दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति, थर्ड पॉइंट क्या है, तो दीर्घकालीन आवश्यकताएं हमारी क्या हैं, जैसे कि घर बनाना, गाड़ी लेना, या बच्चों की एजुकेशन है, बच्चों की पढ़ाई है, रिटायरमेंट के बाद के प्लान्स हैं। ठीक है, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए भी हम अपनी सेविंग करते हैं। फिर है शारीरिक असमर्थता के समय आर्थिक संरक्षण प्रदान करना। देखिए, शारीरिक असमर्थता कब होती है, जबकि जैसे रिटायरमेंट हो जाता है या कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसमें पैसे की बहुत आवश्यकता है, या जो अर्निंग मेंबर है वो कमा नहीं पा रहा है, वो काम नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी हमें पैसे की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए हम सेविंग्स करते हैं। वृद्धावस्था में आर्थिक संरक्षण। ठीक है, जब वही ऊपर वाला ही पॉइंट है करीब करीब कि जब वृद्धावस्था होती है तो तब भी हमें जो है, ऐसा तो नहीं एक्सपेंडिचर जो है वो बंद हो जाता है या आवश्यकताएं बंद हो जाती है, रिटायरमेंट के बाद में भी हमें पैसा चाहिए, क्योंकि शरीर इतना एक्टिव नहीं होता है, इतना केपेबल नहीं है हम काम करने के, कई सारी बीमारियां जो हैं वो आ सकती हैं, बहुत सारी इनकेपेबिलिटीज़ हो जाती हैं, तो उसके लिए वृद्धावस्था के लिए भी हमें जो है सेविंग्स करनी पड़ती है। नेक्स्ट है बचत से आय में वृद्धि। जैसे कि अभी हमने सेविंग और होर्डिंग, दो वर्ड अभी अपन ने किए थे, तो सेविंग जो है हम बेसिकली क्यों करते हैं, जिससे कि हम अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, कि जो पैसा आपने सेव कर लिया वो पैसा एक तरह से आपने कमा लिया। ठीक है, कि बचत हम जो है जैसे करते हैं, तो अपन ने बात की कि बचत बेसिकली हम क्या करें, किसी ना किसी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने पैसे को। ठीक है, तो वो पैसा अपने आप जो है अपनी ग्रोथ करता है, तो इस तरीके से भी हम जो है अपनी आय में वृद्धि करते हैं। ठीक है, अनावश्यक खर्चों में कमी। जब आप ठान लेते हैं या आपका एक टारगेट रहता है कि मुझे अपनी सैलरी का इतना % अमाउंट जो है मुझे हर महीने सेव करना है, या आपने कोई स्कीम जो है उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है और आपको पता है कि हर महीने मुझे इसमें इतना पैसा डालना है, तो आप कोशिश करके आप हार्ड जो है एक अपना बहुत सारी अननेसेसरी के एक्सपेंडिचर्स को कट करके आप पैसे को उसके अंदर सेव करेंगे। ठीक है, तो उससे भी हम जो है अपने अनावश्यक खर्चों में कमी लेकर आते हैं। फिर है सेवानिवृत्ति के समय में आर्थिक संरक्षण। ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं कि जब रिटायरमेंट होता है तो सैलरी हाफ रह जाती है, पहले से कम होती है, लेकिन आवश्यकताएं तो उसी तरीके से बरकरार रहती हैं और कुछ ऐड भी हो जाती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी हम सेविंग्स करते हैं। फिर है भविष्य में आर्थिक विपन्नता का कोई डर नहीं। ठीक है, कि हम सब लोग जो है सब जो है अपने भविष्य से वाकिफ़ नहीं है। ठीक है, हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा भविष्य ऐसा होगा, लेकिन आकस्मिक कोई घटना या कोई भी ऐसी चीज़ है,
हम में से कोई भी जो है अपने भविष्य को लेकर एकदम 100% श्योर नहीं होते हैं। तो भविष्य में किसी भी इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए हम जो है सेविंग करते हैं। अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए हम जो है सेविंग्स करते हैं। ठीक है। फिर है मानसिक संतुष्टि। देखिए, जब भी हम पैसा सेव करते हैं तो हमें एक मेंटल सेटिस्फेक्शन उससे मिलता है। मेंटल सेटिस्फेक्शन कैसे? कि जब आपने सेविंग अच्छी कर रखी है, आपको पता है कि मेरे पास में कोई इमरजेंसी आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास में इतना अमाउंट है, मैं उसको टैकल कर सकती हूँ। ठीक है। तो हमें एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है। जब हम पैसा बचाते हैं, हमारी जो बचत है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है, तो भी हमें एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ, मैंने इतना पैसा जमा कर लिया, तो अब मुझे और करना है। ठीक है। इस तरीके से हमारी जो लिमिट्स हैं वो भी हम अपने बढ़ाते रहते हैं और एक सेटिस्फेक्शन हमें इससे मिलता है। फिर है बचत से ऊंचे जीवन स्तर की प्राप्ति। देखिए, जब आप सेविंग करते हैं तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें खरीदने के लिए आप उस सेविंग को इस्तेमाल कर सकते हो। अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आप जो है इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो बचत है उससे हम अपने जीवन स्तर को भी ऊंचा उठा सकते हैं। फिर है पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं की पूर्ति हेतु। पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं हम कई बार बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर ये पारिवारिक जीवन चक्र जो है वो मेंशन किया जाता है। पारिवारिक जीवन चक्र बेसिकली क्या है? 3 लाइफ साइकिल की आपकी फेजेस होती है मेन बेसिकली, जिसमें से फर्स्ट होती है आपकी बिगनिंग फेज। बिगनिंग फेज कौन सी होती है? जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ दोनों होते हैं, शादी होती है और वो अपनी फैमिली को शुरू करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? फैमिली लाइफ साइकिल की बिगनिंग फेज। ठीक है। अब बिगनिंग फेज जो होती है, हालांकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं होते हैं क्योंकि बच्चे नहीं हैं, तो उनका एक्सपेंडिचर नहीं होता है, 2 लोग होते हैं। तो यहाँ पर जो है एक आवश्यकताएं अलग प्रकार की होती है। यहाँ पर हम सेव ज़्यादा कर सकते हैं, पैसे को ज़्यादा बचा सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं या अपनी दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। फिर होता है एक्सपैंडिंग स्टेज। जब फर्स्ट फेज़ के अंदर अगर हम सेव करके चलेंगे तो जो एक्सपैंडिंग फेज़ है, जो कि हमारी लाइफ साइकिल की जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर की हमें आवश्यकता होती है, वो होती है एक्सपैंडिंग फेज़। एक्सपैंडिंग फेज़ में क्यों होती है? क्योंकि इस समय फैमिली एक्सपैंड कर रही होती है, फैमिली बढ़ रही होती है, बच्चे होते हैं, उनकी आवश्यकताएं होती हैं, उनके स्कूल की, उनकी एजुकेशन की, कॉलेज की, है ना। ये एक्सपैंडिंग स्टेज चलती है बच्चों की मैरिज तक। तो ये पूरे फेज़ में हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा जो है एक्सपेंडिचर की आवश्यकता होती है। तो अगर हम सेव करके चलते हैं तो हम इस फेज़ की जो आवश्यकताएं हैं उनको अच्छे प्रकार से मीट कर सकते हैं या उनको अच्छे प्रकार से जो है उनको झेल सकते हैं या उनकी पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो है थर्ड फेज़ होती है हमारी फैमिली लाइफ साइकिल की, वो होती है कॉन्ट्रैक्टिंग फेज़। कॉन्ट्रैक्टिंग फेज़ क्या होती है? बच्चों की मैरिजेस हो जाती हैं, बच्चे अपना सेटल हो जाते हैं और फिर हस्बैंड वाइफ अगेन दोनों जो है अकेले रहते हैं या 2 जने रह जाते हैं जिनकी की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। लेकिन अब रिटायरमेंट का फेज़ भी होता है ना, दूसरी कोई कई बार कुछ बीमारियां जो हैं वो भी आ जाती हैं, तो ऐसी उसकी जो आवश्यकताओं की पूर्ति भी हमें उस समय करनी होती है। तो ये 3 जो है हमारी लाइफ साइकिल की फेजेस हैं जिनको कि मीट करना हमें आवश्यक होता है ना। तो अगर हम सेविंग करके चलते हैं तो हम तीनों की जो टिपिकल आवश्यकताएं हैं उनको हम पूरा कर सकते हैं। फिर है सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्ति में सहायक। सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्ति में कैसे सहायक होता है? क्योंकि आप जब सेव करते हैं, आप पैसा बचाते हैं, तो आप अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाते हैं। अभी हमने इससे ऊपर एक पॉइंट किया था। तो जीवन स्तर को जब आप ऊंचा उठाएंगे तो आपकी जो है सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, आप बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे, है ना। आप अच्छा घर बना सकते हैं, आप अच्छा समाज में अच्छा काम कर सकते हैं, आपके पास में सेविंग होगी तो आप समाज को ऊंचा उठाने के लिए डोनेशंस कर सकते हैं, जिससे समाज में आपका वर्चस्व बढ़ता है। ठीक है।
तो सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्ति में भी सहायक होता है। फिर है स्थायी संपत्ति की खरीद, ठीक है। स्थायी संपत्ति की खरीद भी हम कैसे करते हैं? सेविंग से करते हैं। हम पैसा बचाते हैं और फिर मकान या ज़मीन या जो भी चीज़ आपको खरीदना है, स्थायी संपत्ति जो आपको खरीदनी है, वो आप सेविंग से खरीद सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में मदद। देखिए ये एक थोड़ा सा टिपिकल है और आपको फिर से मैं वही चीज़ बताऊंगी जैसे हमने अभी पढ़ा था सेविंग और होर्डिंग, ठीक है। होर्डिंग क्या था कि आपने पैसा बचाया और अपने अलमारी के अंदर या कहीं पर भी उसको उठाकर रख दिया या लॉकर में आपने उसको रख दिया। वेयर एज सेविंग की जब हमने बात की थी तो सेविंग हम कहाँ करते हैं? पैसे को इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग गवर्नमेंट की स्कीम्स के अंदर, जैसे बैंक्स के अंदर है या पोस्ट ऑफिस के अंदर है। तो वहाँ पर हम जो है अपने पैसे को जब इन्वेस्ट करते हैं, हमारा पैसा हमें बेनिफिट ये होता है कि हमारे पैसे पे वो एजेंसी जो भी है, पोस्ट ऑफिस है या बैंक है या शेयर्स हैं, ठीक है, तो वहाँ से जो है हमें ब्याज के रूप में जो है हमारी बचत जो है वो बढ़ी हुई मिलती है हमें। वेयर एज जिस भी एजेंसी में जब आप ये पैसे को जमा करते हैं तो वो एजेंसी ऐसा थोड़ी है कि सबका पैसा लेके वो भी होर्डिंग कर देती है कि वो भी बड़े बड़े लॉकर्स हैं, बड़ी बड़ी अलमीराज हैं, गोडाउन है, वहाँ पर लोगों का पैसा लिया और उसको इकट्ठा करके रख दिया और फिर लोगों को बढ़ावा ऐसे तो नहीं दिया जा सकता। तो ये एजेंसीज भी क्या करती हैं, जब हम अपना पैसा इन एजेंसीज में, एजेंसीज माने आप ध्यान रखिएगा बार बार हम सिर्फ एजेंसी बोलेंगे, पोस्ट ऑफिस है या बैंक है, ठीक है। तो जब भी हम अपना पैसा इन एजेंसीज में डिपॉजिट करते हैं, ये एजेंसीज जो है इस पैसे को हमारे देश में विभिन्न जो विकास की जो कहेंगे कि योजनाएं होती हैं, राष्ट्रीय योजनाएं होती हैं, जैसे कि सड़कें बनाना है या और दूसरी कंस्ट्रक्शन है या एजुकेशन है ना, और दूसरी चीज़ें सरकार इसी पैसे को इस्तेमाल करती है, शेयर्स में लगाती है, अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज में लगाती है और वहाँ से जो बेनिफिट होता है उस बेनिफिट को जो है जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि हम हैं इन्वेस्टर जिन्होंने अपना पैसा वहाँ पर डिपॉजिट किया है, तो हमें जो है वो ब्याज के रूप में उस बेनिफिट को, उस जो फ़ायदा होता है, जो मुनाफा होता है, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जो भी जितना परसेंट भी ब्याज आपने सुना होगा कि इस स्कीम में करेंगे तो इतना परसेंट ब्याज मिलेगा, इसमें करेंगे तो इतना परसेंट मिलेगा, ठीक है। तो वो अलग अलग स्कीम्स होती हैं। तो इस तरीके से हम जो है अपनी बचत के ज़रिए राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में भी मदद करते हैं कि हम लोग अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं और फिर ये एजेंसीज जो है सरकारी योजनाओं को चलाने के लिए इस पैसे को इस्तेमाल करती है और इसका जो मुनाफा होता है वो काम भी पूरा हो जाता है और राष्ट्र का जो है इसमें डेवलपमेंट भी होता है, विकास भी होता है और हमें भी अपने पैसे का बढ़ा हुआ अमाउंट जो है वो प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे या नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बचत को निर्धारित करने वाले तत्व या कारक, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बचत को निर्धारित करते हैं या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे कि हम बचत करते हैं, ठीक है।